तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले आपके चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। अब तक हमने पिछले चैप्टर में हमने महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, उधर के रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, बट आज के लेक्चर में हम रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहली चीज, जब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हम अगर मैं कहूं तो हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, यानी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। और इसका जो मेजर जो पॉपुलेशन होता है वो आपके कहां रहता है, वो आपके गांव वाले इलाकों में क्या रहता है, यानी जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी 83.25 करोड़ का रूरल पॉपुलेशन हो। उसमें अगर मैं बात करूं जो जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 68.8% जो पॉपुलेशन है वो आपके गांव यानी रूरल एरियाज में क्या रहता है। अब यहां पे सर रूरल चल रहा है, लेकिन ये जो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो रूरल डेवलपमेंट बेसिकली एक पूरा प्लान बनाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा प्लान होता है जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करता है कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनका जो स्टैंड ऑफ लिविंग है उसे क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे क्या किया जा सके, उसे रेस किया जा सके। तो इसी चीज को हम लोग क्या रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही एक अच्छा डेफिनेशन दिया रूरल डेवलपमेंट का, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जो कि डिजाइन की गई है आपके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल कौन, जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी बात की है, ताकि उनकी जो लाइफ है वो सोशली प्लस इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से क्या की जा सके, अच्छी क्या की जा सके। Rural development involves extending the benefits of the development to the poorest among those who seek their livelihood in the rural areas। मतलब क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है ताकि जो बेनिफिट्स है, जो फायदे है, वो जो गरीब लोग है, जो गरीब लोग है आपके रूरल एरियाज में उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोवाइड किया जा सके। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे अगर बात करूं ग्रुप इंक्लूड स्मॉल स्केल फार्मर्स। स्मॉल स्केल फार्मर्स मैंने ऑलरेडी समझाया, मतलब एक ऐसा फार्मर जो क्या करता है अप टू 2 हेक्टेयर लैंड तक क्या करता है, कल्टीवेट करता है, उसको स्मॉल स्केल फार्मर्स बोलते हैं। टेनेंट्स मतलब क्या होता है, टेनेंट्स मतलब दोस्तों होता है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जमीन नहीं है बट मैं दूसरे की जमीन क्या कर रहा हूं, मैं उधार पे ले रहा हूं, मैं उस पर उसका भाड़ा पे करके क्या कर रहा हूं, मैं उस पर एग्रीकल्चर कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं टेनेंट्स कहलाऊंगा। फिर उसके बाद आता आपका लैंड, बट ऑब्वियसली बात है जिसके पास जमीन नहीं होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल। अब जैसे हम सभी से जानते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो आपकी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड है। सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल, आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे फॉलो की गई है। क्या किया गया है, अब रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहला आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा दिया आपका सर्विस सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मैं बात करूं तो आपके रूरल डेवलपमेंट में क्या किया, आपके 2 एक्टिविटीज में क्या डिवाइड किया, एक आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में और एक आपका अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब जैसे क्रॉप्स उगाना हो गया, या आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आ गया। अब अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या होगा, अलाइड एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, आपके फिजिकल्चर हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका फिशरी हो गया। तो ये सारी चीजें क्या आती है, कैटल ब्रीडिंग हो, ये सारी चीजें आपके अलाइड एक्टिविटीज में आती है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या आता है, हम सभी से जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो मेजर फोकस होता है ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बेसिकली कंसर्न किस पे रहती है, आपके रॉ मटेरियल को एक फाइनल गुड्स में क्या करने के लिए, बनाने के लिए। सही बात है, जैसे अगर मैं बात करूं टोमेटो, तो टोमेटो को हमने प्रोसेस करके क्या बना दिया, सॉस बना दिया, फिर केचप बना दिया, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर की अगर बात करूं तो सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर को दूसरा नाम टर्शियरी सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो क्या करता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों को भी। और ये अगर मैं बात करूं तो ये आपके बिजनेसमैन बिजनेस को भी क्या करता है, सर्विस देता है, और साथ ही साथ आपके जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी क्या करता है, आपका सर्विस क्या प्रोवाइड करता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब यहां पे आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। आपको आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, और इट माइट बी आस्क्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहली चीज आती है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पे इस पॉइंट की अगर बात करो तो ये पॉइंट हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ये एक ऐसा अभियान था जिसके तहत क्या किया गया था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के कचरे जो थे वो साफ किए गए थे।
साथ ही साथ हर जो एरियाज है उन एरियाज में क्या किया गया था, आपके सैनिटेशन के लिए जो वॉशरूम्स है वो क्या किए गए थे, आपके बिल्ड किए गए थे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शौचालय भी क्या बोलते हैं। सही बात है। तो ये चीज क्यों की गई, ये चीज बेसिकली इस वजह से की गई ताकि जो लोग है वहां पे उनका जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर हो सके। बट ऑब्वियसली बात है, जब सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो वो क्या कर सकते हैं, उनका जो हेल्थ होगा वो भी प्रॉपर रहेगा। और वहां पे आपकी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज, ऐसी जो हेल्थ सर्विसेज भी है जो आपकी गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे क्या प्रोवाइड करती है। लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया अब यहां पे अगर मैं बात करें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स रन कर रही है, बहुत सारे जो प्लान्स है वो रन कर रही है, ठीक है, कैंपेन्स रन कर रही है ताकि जो लिटरेसी रेट है आपके रूरल एरियाज में वो बढ़ा सके। आपको पता होगा मिड डे मील स्कीम है, जिसकी वजह से क्या किया गया है, लोग चालू किया गया ताकि जो गांव के लोग है कम से कम अपने बच्चों को भेजे, क्यों, एक खाने की लालच में भेजे, जो गरीब लोग है खाने की लालच में भेजे, तो ये चालू किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो लेडीज होती है, जो गर्ल्स होती है, उनके लिए अगर वो 12th पास कर जाते हैं तो उनको साइकिल, लैपटॉप्स भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो आपकी प्रोवाइड करती है। तो ये आपका क्या होता है, एक मेजर लिया जाता है आपकी लिटरेसी रेट को क्या बढ़ाने के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अब यहाँ पे वुमेन्स की अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। अब जो वुमेन्स है यहाँ पे क्या किया है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पुश दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी क्या कर सके, वो आपके जो मेल्स है उन मेल्स के साथ क्या कंधे से कंधा मिला के क्या आपके आगे बढ़ सके। सही बात है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने साथ ही साथ ये भी देखा है कि आपकी जो वुमेन्स होती है आपके रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं वो कुछ बंदिशों की क्या रहती है, आपके बोलते बंदिशों में बंदी हुई रहती है, जहां पे उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, जहां पे उनको इतनी चीजें नहीं मिलती, फैसिलिटीज नहीं मिलती कंपेरेटिव जितना अर्बन एरियाज में वुमेन्स को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके एक डिस्पार्शन है, डिस्पार्शन मतलब एक पार्शियलिटी चल रही है जेंडर को लेकर, इसको खत्म करने के लिए क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपके क्या करता है, जो लोग है उनके जो अधिकार है वो क्या करता है, सेव करने की कोशिश करता है। जैसे अगर बात करूं रूरल एरियाज में जो कास्ट सिस्टम चलता है, जैसे ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, अतिशूद्र हो गया, तो यहाँ पे जो अपर क्लास वाले वो कहीं ना कहीं आपके लोअर क्लास वाले को क्या करते हैं, हरास करते थे। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस करेगा कि जो अपर क्लास वाले किसी भी तरह से आपके लोअर क्लास वाले को क्या हरास ना करे, साथ ही साथ सबको क्या एक जैसा दर्जा मिले। तो इसके लिए जरूरी कोई भी जो लॉ होगा या फिर जो ऑर्डर होगा वो सारी चीजों को क्या एनफोर्स करने की कोशिश करेगा। फिर आता है आपका लैंड रिफॉर्म। अब रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे ध्यान रखेगा कि एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए लैंड रिफॉर्म का। मतलब आपके लॉज बनेंगे, जैसे सीलिंग ऑफ लैंड बनेगा। सीलिंग ऑफ लैंड मतलब क्या हो गया कि मतलब एक पर्टिकुलर इंसान कितनी जमीन, कितने एकड़ की जमीन या फिर कितने हेक्टेयर तक की लैंड जो है अपने नाम तक क्या कर सकता है, इसके लॉ बनेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट, अगर कोई जमीन अगर उधार पे ले रहा है खेती करने के लिए तो उसका रेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट, अगर कोई उधार पे ले रहा है तो उसके अधिकार क्या है, इसको अधिकार को भी क्या यहाँ पे बचा के क्या वो रखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर मैं बात करूं तो आपने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुना होगा, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, आपकी रोड बिल्ड किए जा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही साथ हॉस्पिटल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपके इरिगेशन जो है, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है फार्मर्स को वो प्रोवाइड की जा रही है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, ये सारी इस वजह से की जा रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो गांव है वो क्या हो पाएंगे, शहर से कनेक्ट हो पाएंगे, और जहां कहीं ना कहीं जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ये जो चीजें आपकी वो क्या और भी ज्यादा क्या बढ़ जाएगी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे रूरल एरियाज में कौन रहते हैं, आपके फार्मर्स रहते हैं। अब फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपनी जो खेती है वो क्या खुद से क्या स्टार्ट कर सके, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं, आपका लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये हो जाती है कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज से लेते हैं, जहां पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब क्या हो गया कि जैसे मुनीम हो गए, जमींदार हो गए, इनसे लेते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है और वहां पे उनको कोलेट्रल रखना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब क्या हो गया, चीजें जो है गिरवी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज खोली है, रूरल बैंक्स खोला है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ऐसे भी आपके क्रेडिट क्या करते हैं, आपके अवेलेबल करवाते हैं जो सब्सिडाइज्ड हो। सब्सिडाइज मतलब क्या हो गया, जिसमें से कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट भरती है और कुछ अमाउंट जो है आपकी जो लोन रहता है वो भरता है। समझ में आ गया। फिर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, तो जो गरीबी है रूरल डेवलपमेंट वो भी हटाता है। कैसे, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो सोर्सेज है, जो मीन्स है, वो क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है आपके साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रेस कर रहा है। कैसे, हॉस्पिटल्स ओपन करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, आपके एग्रीकल्चर अगर करते हैं तो एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, जिससे क्या एक जो हर एक जो इंसान होगा वो क्या कर पाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट क्या कर पाएगा,
एम्प्लॉयड हो जाएगा, और एम्प्लॉयड हो जाएगा तो अर्निंग करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है जो पॉवर्टी यानी जो गरीबी वो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या कम होना क्या शुरू हो जाएगी। अब आप देखोगे रूरल एरियाज में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो खुलती है, कंपनीज खुलती है। क्यों खुलती है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है टैक्स में, अलग अलग बेनिफिट देती है। अब अलग अलग बेनिफिट देती क्यों है? क्योंकि अब जब वहां पे इंडस्ट्री खुलेगी या फिर वहां पे जब कंपनीज खुलेगी तो वहां की जो लोकल पीपल्स होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, देश से क्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज जो आपको क्लियर आउट हो गए होंगे, आई होप आपको क्लियर है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। अब देखो सीधे सीधे बात अगर मैं कहूँ तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो पॉलिसी है आपके लिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, और कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इसे जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है, इसको लुकआउट करती है और टाइम टू टाइम इस पे चेंजेस करती रहती है। देखो सीधी सीधी बात है, अगर देखो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके दिन में आपके साल है, तो साल जो रहता है बदलता रहता है, और साथ ही साथ साल जैसे जैसे बदलता रहता है उसके लिए जो टाइम होता है, जो सर्कमस्टांसेस यानी जो सिचुएशन होती है वो भी बदलती रहती है। तो जो पहले बनाए हुए जो लॉज है, जो पॉलिसीज है, वो पहले जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सिचुएशन था, जो मुश्किलें थी आपके फार्मर्स की, उनको मद्देनजर रखते हुए क्या बनाई गई थी। लेकिन आज जो सिचुएशन चेंज हो गई है, सर्कमस्टांस चेंज हो गया है, लोगों की जो किसान है उनकी जो मुश्किल है वो भी क्या बदल गई है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हम जो पॉलिसीज है उसको क्या बार बार क्या रिव्यू करें। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट, अब एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो वो दो तरीके से आपका डिवाइड है। सबसे पहला आपका क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, और दूसरा क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। टेन्योर का मतलब क्या हो गया? टेन्योर मतलब टाइम, कि टाइम के हिसाब से क्या वो थोड़ी सी आपके डाइवर्ट की है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये क्या किया गया है आपके ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा आता है मीडियम टर्म, और आपका तीसरा आता है आपका लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा कोई भी उधार, ऐसा कोई भी लोन या फिर ऐसा कोई भी क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन या फिर उधार। ठीक है, ऐसा कोई भी क्रेडिट जो किसानों को 2 साल के पीरियड से कम के लिए मिल रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 साल के लिए, तो मेरा कौन सा वाला कहलाएगा? वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर मैंने 4 साल के लिए लिया सर, तो मेरा कौन सा क्रेडिट कहलाएगा? वो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म क्रेडिट कहलाएगा। कौन सा क्रेडिट कहलाएगा? वो मीडियम टर्म क्रेडिट कहलाएगा। वहीं अगर मैंने 6 साल के लिए लिया, 7 साल के लिए ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लॉन्ग टर्म क्या क्रेडिट क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब आपने 2 साल के पीरियड तक के, 2 साल से कम के पीरियड के लिए यानी 1 साल, 1.5 साल, 1 साल 8 महीने के लिए लिया तो आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। अगर आपने 4 साल 5 साल के लिए ले लिया तो आपका मीडियम टर्म क्रेडिट होता है। लेकिन वही आपने 6 साल 7 साल के लिए ले लिया तो आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं, ये 2 साल के पीरियड का होता है, जैसे आपको फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, आपको पेस्टिसाइड खरीदने हैं, तो इसके लिए होता है। फिर उसके बाद 5 इयर्स के लिए आपको जैसे लैंड रिफॉर्म करना है, चीजें को अच्छा करना है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है? जैसे आपको ट्रैक्टर लेना है तो ये आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। शॉर्ट टर्म मतलब 2 साल के कम के लिए, मीडियम टर्म मतलब 5 साल के अंदर अंदर के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब क्या 5 साल के ज्यादा के लिए। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पर्पस की अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरीके से डिराइव्ड है, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी लोन जो लिया गया है किस चीज के लिए? आपकी क्रॉप्स उगाने के लिए, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो जो चीज हो रही है वो यूज हो रही है आपके क्या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रोडक्टिव पर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोडक्टिव पर्पस। भाई अनप्रोडक्टिव पर्पस किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा कोई भी लोन जो किसान अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए ले रहा है, जैसे घर बनाने के लिए ले रहा है, बेटी है उसकी शादी के लिए ले रहा है, लड़का है उसकी शादी के लिए ले रहा है, गाड़ी खरीदने के लिए ले रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? आपके पर्सनल कंजप्शन में आती है, तो उसे हम अनप्रोडक्टिव में बोलते हैं। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो सोर्सेस एग्रीकल्चर क्रेडिट के इंडिया में वो आपके क्या 2 तरीके से, एक आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल है, एक आपका इंस्टीट्यूशनल है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं तो जितना भी लोन चल रहा है किसानों के ऊपर, जितना भी रूरल क्रेडिट जिसे हम लोग बोलते हैं गांव का जो आपका उधार जो चल रहा है पूरा टोटल अगर मैं बात करूं तो 100% में अगर मैं बात करूं तो 40% क्या 40% जो क्रेडिट है वो आपके क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से क्या लिया गया है। और बट ऑब्वियसली बात है भाई, जो हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो बैंक के भागदौड़ लगाना कम पसंद करते हैं, वो क्योंकि उनको उतना प्रोसीजर के बारे में नॉलेज नहीं होता, उनको चीजों के बारे में नॉलेज, उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं? इसको कहीं ना कहीं आपका पीछे हटाते या फिर इसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वो लोन किससे लेते हैं? आपके मुनिंदार हो गए, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, इन सभी से लोन लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब लोन देने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फर्म नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है
वो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन है, समझ में आ गया, तो वो लोन देता है, तो इसको हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स बोलते हैं। आरओआई यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, और जब किसान उनसे लोन लेते तो उन्हें गिरवी रखना पड़ती है चीजें, कोलेट्रल रखना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब एज ए सिक्योरिटी या फिर गिरवी रखनी पड़ती है चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं जमीन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया तो मैं क्या रखूंगा, मैं अपने घर के पेपर रख दूंगा उसके पास, गिरवी रख दूंगा, या फिर मेरी जमीन के कागजात जो रहेंगे मैं उसके पास गिरवी रख दूंगा, कि इन केस अगर मैं लोन पे नहीं कर पाता हूं तो मेरे जो जमीन है वो उनका हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि ये कहावत इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से सूट करती है कि भैया जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला है, मतलब जितना लोन नहीं देता है उससे ज्यादा क्या हो जाता है, आपका जो ब्याज हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें कौन आते हैं, आपके मनी लेंडर्स आते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने उसके बारे में बता दिया आपको। और प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सोर्सेस किस हो गए, जैसे ट्रेडर हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सभी आते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपका क्या होता है, नाबार्ड। अब नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड एक्चुअली स्टैंड किससे होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपकी इस्टेब्लिश कभी हुई थी, ईयर 1982 में 12 तारीख जुलाई को क्या इस्टेब्लिश हुई थी। अगर इस बैंक की अगर मैं बात करूं तो जैसे अब मेरे कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, हमारे जितने भी कोर्ट है उसका एपेक्स कोर्ट मतलब क्या होगा, फादर ऑफ द कोर्ट को नहीं, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, यानी सबसे ऊंचा जो कोर्ट माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। उसी तरह से जितनी भी बैंक है इंडिया में उनका एपेक्स बैंक यानी पप्पा वो बैंक किसको बोला जाता है, आपके आरबीआई को बोला जाता है। उसी तरह से जितने भी बैंक्स आपके एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्या मतलब एक लोन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, उससे उन सभी का पप्पा कौन है, उन सभी का पप्पा ये होता है आपका नाबार्ड। यानी ये क्या, नाबार्ड जो है एपेक्स बैंक है, जितने भी आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले बैंक है उनका ये सबका क्या पप्पा है। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसमें ये जब खुला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनका कितना था, 50% का शेयर था। कितना, 50% का क्या शेयर था, 50-50 के रेशियो में क्या रहते थे। समझ में आ गया। और उस टाइम पे उनका जो पेड अप कैपिटल था वो कुछ समथिंग आपके 100 करोड़ के आसपास का था। कितने का था आपका, 100 करोड़, सॉरी उस टाइम पे आपके 100 करोड़ के आसपास का क्या था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब यहीं पे ये प्रमोट किसके करते हैं, आपके एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी जो इंडस्ट्री आपके स्मॉल स्केल पे क्या करती है, वर्कआउट करती है, उसको कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या होता है सर, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक अकेला पर्सन चलाता है उसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। विलेज इंडस्ट्री मतलब जो गांव में चलने वाली इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो चीजें हाथ से बना के क्या करता है आपका सप्लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 31 मार्च यानी 31 मार्च 2018 तक जो पेड अप कैपिटल था वो कितना था, 10,580 करोड़ रुपए थे। कितने, 10,580 करोड़ रुपए का इसका पेड अप कैपिटल था। ठीक है। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इसका जो अकेला जो मालिक है वो कौन है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आरबीआई का कोई भी अधिकार नहीं है दोस्तों। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, आ जाओ भाई आ जाओ। अब यहां पे अगर मैं बात करूं रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है, ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपके शॉर्ट टर्म में और एक आपके लॉन्ग टर्म में। ठीक है। शॉर्ट टर्म अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो क्या करते हैं आपको पता है, जो 2 साल से कम के पीरियड का क्या करते हैं आपके लोन प्रोवाइड करते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म में डालते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम लोग 5 साल से ज्यादा की पीरियड का रहता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में। अब इसमें आपके 3 तरह के टाइप्स पे काम करते हैं, जो आपका आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद आपका स्टेट कोऑपरेटिव अब सोसाइटी। तो इस तरह के आप कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी है। ठीक है। आपके इस तरह के बैंक से ये क्या करता है, ये आपके गांव लेवल पे काम करता है, विलेज लेवल पे, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ये आपके स्टेट लेवल पे क्या काम करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म पे भी आपका क्या किया गया, आपका डिवाइड किया गया है सब 2 पार्ट में। आपका एक प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आता है और एक आपका स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आता है। अब ई वाला जो बैंक है वो क्या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, आपके स्टेट लेवल पे काम करेगा। ठीक है। सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट सॉरी आपके गांव लेवल या फिर जोनल लेवल पे काम करता है, और ये जो बैंक होती है ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम करती है। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल बैंक और बट ऑब्वियसली बात है जितने भी प्राइवेट बैंक्स होती है उनके जो ब्रांचेस है आपको देश के कोने कोने में क्या देखने मिल जाएगा। अब ये देश के कोने कोने में बैंक्स क्या खोलकर
उसमें क्या करते हैं आपके जो किसान होते हैं उनको क्या करता है, आपका जो लोन है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो ये आपका कमर्शियल बैंक हो गया। रीजनल रूरल बैंक, अब रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये आरबीआई आरआरबी 1976 राइट, हाँ 1976 एक्ट के तहत क्या किया गया था, ये पास किया गया था एक्ट, सॉरी रीजनल रूरल बैंक 1976 एक्ट के तहत क्या ये जो बैंक था ये स्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या है, इसका मोटिव ये है कि भैया जितने भी रीजनल रूरल, जो आप रीजनल लेवल पे या फिर रूरल लेवल पे जो किसान है उनको क्या करना है, उनको क्रेडिट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या फुलफिल करना। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करती है, इसके जो बैंक है ये बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके जो रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसेशनल होते हैं, मतलब इंटरेस्ट जो रहता है वो कम रहता है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि जो किसान इसको अवेल नहीं कर पाते, हाँ जो अच्छा खासा किसान है वो कर पाता है, लेकिन जो पुअर किसान बोला पुअर फार्मर्स है, जो आपके लोअर स्केल वाले फार्मर्स होते हैं यानी स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं, वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इनको डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होता है, उनको साथ ही साथ ये जो डिले होता है, मतलब लोन पास होने में टाइम लगता है और उनको कैसा झटपट पैसा चाहिए था, तो झटपट उनको नॉन इंस्टीट्यूशनली दे पाएगा। बैंक वालों के सबसे क्या होते हैं, आपके प्रोसीजर्स होते हैं, उनका फाइल्स होते हैं, वो सारी फाइल्स का क्या काम करना पड़ता है तभी लोन मिल पाता है, ठीक है। तो वहां पे ये, लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में तो वो कर नहीं पाते, लेकिन उनके लिए भी क्या होती है, एनजीओ होती है। एनजीओ मतलब क्या हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं रहता। तो वो भी क्या करती है, आपके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करती है, फार्मर्स को क्या लोन प्रोवाइड करती है, प्लस जो पेपर वर्क भी होता है वो क्या होता है, उनका कम से कम होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने पूरा जो चैप्टर है यहां पे खत्म कर लिया, और इसी तरह से इसी से आपका जो फिफ्थ चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स का वो भी खत्म हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपका जो फर्स्ट टर्म का जो पूरा सिलेबस है वो हमने इकोनॉमिक्स का पूरा कवर कर दिया है। अभी आपकी एसपी, अगर आप एसपी स्टूडेंट हो तो आपके एसपी के लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे हम कंटिन्यू भी करेंगे इकोनॉमिक्स के बाकी लेक्चर्स जो है हमारे 6 चैप्टर 7 चैप्टर, वो भी हम साइड बाय साइड के आपका कवर अप क्या करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वन शॉट चलाए, जैसे हमने यूनिट टेस्ट के लिए आपके लिए किया था, आप देखोगे यूनिट टेस्ट के आपके सारे वन शॉट्स रेडी है, आपकी जो लर्निंग ट्रिक वीडियो वो सारी चीज आपकी रेडी है। तो अगर आप चाहते हो कि टर्म के लिए भी हम वो सारी चीजें लाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना और ऐसे ही वीडियोस को प्यार जरूर देना दोस्तों।